Hey guys, I hope you all are doing good और आज मैं आ गई हूँ PKT पर आप लोगों के लेकर एक brand new awesome video Understanding Social Institutions Part 2। तो गाइज सबसे पहले आज हम बात करेंगे पॉलिटिक्स की, उसके बाद हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पावर को। पावर होती क्या है? पावर इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स टू कैरी आउट देयर विल इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। ठीक है, तो अगर मेरे पास पावर है तो मैं हर वो काम कर सकती हूँ जो मेरा मन कर रहा है करने का, चाहे फिर 5-6 लोगों से अपोज ही क्यों ना कर रहे हो। ठीक है, तो पावर की कॉन्सेप्ट से हमें एक और चीज़ समझ में आती है। क्या? कि पावर हम होल्ड करते हैं या कोई भी होल्ड करता है तो वो करता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। बिकॉज यार, अगर मैं अपनी लिए कोई भी डिसीजन लेने की पावर या फ्रीडम किसी और को दे दूं, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ, दैट गाय होल्ड सम पावर। आपके पेरेंट्स होल्ड करते हैं पावर टू टेक डिसीजंस ऑन योर कॉस्ट, है ना। तो यही सिंपल सी बात हो गई। हमारे गवर्नमेंट क्या करती है? वो पावर होल्ड करती है बिकॉज दे टेक डिसीजंस ऑन बिहाफ ऑफ अस, है ना। तो देयर इज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर इन अ सोसाइटी। तो भैया फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पावर है तो कुछ लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावर होल्ड करते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो कोई भी पावर होल्ड नहीं करते, है ना। तो पावर से हमें ये सिंपल चीज़ समझ में आती है, क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, वो ये है कि एन इंडिविजुअल और ग्रुप डज नॉट होल्ड पावर इन आइसोलेशन, दे होल्ड इट इन रिलेशन टू अदर्स। सिंपल सी बात है यार, बिकॉज हम पावर एक्सरसाइज किसी और पे करते हैं, अपने ऊपर कौन पावर एक्सरसाइज करता है? खुद सोचो ना, है ना। कॉमन सेंस है। ठीक है, अब हम चलते हैं अथॉरिटी पर। यार, अब पावर जो कॉन्सेप्ट है वो सुनने में बड़ा वेग सा नहीं लग रहा कि मतलब मेरे पास पावर है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ इवन व्हेन अपोज्ड बाय अदर्स। कोई लेजिटिमेट बेस तो होना चाहिए पावर का, या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए, और है भी। आंसर्स टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस कैन बी फाउंड इन रेफरेंस टू अ रिलेटेड कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी। पावर इज एक्सरसाइज्ड थ्रू अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी इज अ फॉर्म ऑफ पावर विच इज एक्सेप्टेड एज लेजिटिमेट, दैट इज राइट एंड जस्ट। तो गाइस, अब हम चलते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे। कुछ एम्पिरिकल स्टडीज करी थी ऑन स्टेटलेस सोसाइटी सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने कुछ 60 इयर्स पहले। उन्होंने हमें बताया कि एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पर कोई गवर्नमेंटल अपैरेटस नहीं है, वहाँ पर ऑर्डर कैसे मेंटेन होता था। उन्होंने बोला कि जो ऑर्डर था वो बेस्ड था ऑन किनशिप, मैरिज, रेसिडेंट राइट्स एंड सेरेमनीज इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ फ्रेंड्स एंड फोर्स। यार, अकबर बीरबल की जोड़ी का तो सबको पता है। अब अकबर भी तो एक प्री मॉडर्न सोसाइटी का राजा है जहाँ पर वो किसी भी गवर्नमेंटल अपैरेटस के बिना सबको रूल कर रहा था, और कुछ इस तरह से वो ऑर्डर मेंटेन कर रहा था अपने एरिया में। कुछ लोग आते थे, अपनी प्रॉब्लम उसे सुनाते थे, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाता था बीरबल से, और दैट्स हाउ इट वाज। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट पर कि कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एमर्ज कैसे हुआ भाई, स्टेट एग्जिस्टेंस में आई कैसे। उससे पहले हम स्टेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्टेट एग्जिस्ट वेयर देयर इज अ प्रॉपर पॉलिटिकल अपैरेटस ऑफ गवर्नमेंट। वहाँ पर इंस्टीट्यूशंस हों लाइक अ पार्लियामेंट, कांग्रेस, सिविल सर्विस ऑफिशियल्स हों जो कि एक गिवन टेरिटरी को रूल कर पाए, है ना। ये सारी चीज़ें एक स्टेट की डेफिनेशन में आती हैं। उससे पहले हम एक और चीज़ समझेंगे कि फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या है। ये थ्रू आउट योर सोशियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव और कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव ये है, स्टेट represents the interest of all sections of the society, while your conflict perspective says that the state
रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्शंस ओनली। ठीक है, तो जो हमारी मॉडर्न स्टेट्स है वो बहुत डिफरेंट है हमारी ट्रेडिशनल स्टेट से। क्यों? क्योंकि मॉडर्न स्टेट्स में सोवरेनिटी है, लोगों को सिटीजनशिप दी जाती है, यहाँ पर नेशनलिज्म है लोगों के अंदर। लेकिन पहले टाइम में क्या था, लोगों को पता नहीं था यार वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फ्रांस क्या है, रशिया क्या है, किसी को नहीं पता था ये। ठीक है, उनको तो भाई उनका राजा कौन उससे मतलब है, सिंपल सी बात है ना भाई। तो हम अब मतलब समझते हैं सोवरेनिटी का। सोवरेनिटी रेफर्स टू द अनडिस्प्यूटेड पॉलिटिकल रूल ऑफ अ स्टेट ओवर अ गिवन टेरिटोरियल एरिया। अब देखो, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है ये दो मेन एग्जाम्पल्स हैं कि कैसे स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने लोगों के अंदर नेशनलिज्म का आइडिया जगाया, उनको बताया कि वी आर द पीपल ऑफ फ्रेंच और हमें एक प्रॉपर गवर्नमेंटल अपैरेटस चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये लुई 16 वगैरह का रूल, इनसे कुछ हो तो नहीं रहा, कोई काम के नहीं है ये लोग, तुम भाग जाओ यहाँ से। ठीक है, अब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में क्या है कि इंडियंस ने ब्रिटिशर्स से अपनी सोवरेनिटी कैसे ली भाई, क्योंकि डिस्प्यूटेड रूल था हमारी कंट्री में, तो हमने देखा सोवरेनिटी का मतलब अनडिस्प्यूटेड रूल। हमारी कंट्री में तो भाई अलग ही सीन है, कोई ब्रिटिशर्स आके हम पे रूल कर रहे हैं और इंडियंस कह रहे हैं नहीं हम ब्रिटिशर्स से रूल नहीं होंगे, हम खुद रूल होंगे। तो ये चीज़ हुई। अब काफ़ी लॉन्ग ड्रोन आउट स्ट्रगल के बाद हमने अपनी सोवरेनिटी अचीव करी और फ्रेंच पीपल ने लुई 16 से अपनी आज़ादी और तो और लुई 16 से छोड़ो, उन्होंने अपनी कंट्री में नेशनलिज्म एस्टैब्लिश करी। चलो जी, अब हम समझते हैं नेशनलिज्म क्या होती है। हमने पढ़ा है ना पहले भी कि नेशनलिज्म क्या होती है, लेकिन हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेंगे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। तो नेशनलिज्म कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ सिंबल्स एंड बिलीफ प्रोवाइडिंग द सेंस ऑफ बीइंग पार्ट ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी। सिंगल पॉलिटिकल कम्युनिटी जैसे कोई भी कंट्री अपनी कंट्री के लिए सेंस ऑफ प्राइड, बिलोंगिंग कि हाँ वी आर इंडियंस या फिर वी आर फ्रेंच पीपल, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ये नेशनलिज्म डिपिक्ट करते हैं, है ना। हम बोलते हैं आई लव माई इंडिया, तो हम नेशनलिस्ट फीलिंग के साथ बोल रहे हैं दैट यू नो आई बिलोंग फ्रॉम इंडिया, आई लव माई इंडिया। Sociology has been interested in the broader study of power, not just with the formal apparatus of government. It has been interested in the distribution of power between parties, between classes, between castes and between genders and everything. You name it and it's there. अब हम चलते हैं एक बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट पे कि पॉलिटिक्स में सिटीजनशिप राइट्स क्या होते हैं। सिटीजनशिप राइट्स में आपके आते हैं पॉलिटिकल राइट, सिविल राइट्स एंड सोशल राइट्स। अब भाई तुम्हारे सिविल राइट्स क्या हो गए? सिविल राइट्स के लोगों को इक्वालिटी दो, लोगों को फ्रीडम दो, लोगों को जस्टिस दो, रूल ऑफ लॉ, है ना। और आपके पॉलिटिकल राइट्स, राइट टू वोट सबसे बड़ा आपका पॉलिटिकल राइट, है ना, राइट टू होल्ड अ पॉलिटिकल ऑफिस, ये सारे। सोशल राइट्स क्या हो गए आपके? वेलफेयर राइट्स, फैमिली वेलफेयर स्कीम्स, डेवलपमेंट प्लान्स, लोगों की बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करना जैसे कि पानी, बिजली, है ना, ये सारी चीज़ें। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड लास्ट सोशल इंस्टीट्यूशन पे जो कि है रिलीजन। रिलीजन एग्जिस्ट इन ऑल नोन सोसाइटीज़, है ना भाई, हर जगह रिलीजन होता है, कहीं पर क्रिश्चियनिटी, कहीं पर मुस्लिम, कहीं पर हिंदू, कहीं पर सिख, है ना, ऐसे सब बहुत सारे रिलीजन होते हैं। तो रिलीजन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? तो रिलीजन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं कि सेट ऑफ सिंबल्स जो कि उनकी फीलिंग ऑफ रेवरेंस और वो सारी फीलिंग्स जो हैं, फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट वगैरह, ये सारी फीलिंग्स इन्वोक करें। अब फॉर एग्जांपल आप ओम का साइन देखते हो या फिर जिस भी रिलीजन के आप हो, आप जिस भी रिलीजन का साइन देखते हो उसमें आपको देखकर ऐसे फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट आती है, आपका मन करता है या तो आप हाथ जोड़ो या जो भी है ना। सबके अपने अपने रिलीजन के अपने अपने सिंबल्स होते हैं, अपने अपनी सेरेमनीज होती है। और रिलीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिटी ऑफ बिलीवर्स।
है ना। अब हिंदू आज एक रिलीजन क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदू रिलीजन में बिलीव करते हैं। मुस्लिम क्यों है आज एक रिलीजन? क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं इस रिलीजन में बिलीव करते हैं, उनके एंसेस्टर्स जो हैं वो बिलीव करते हुए हैं, इसलिए वो भी बिलीव करते हैं। अब भाई जो हमारे इस्माइल दुरखाइम भाई साहब हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इन अंडरस्टैंडिंग रिलीजन एज अ सेक्रेड रियान। सेक्रेड रियान दो चीज़ों पे फोकस करता था, पहला स्ट्रॉन्ग बिलीफ और दूसरा एलिमेंट ऑफ अ सुपर नेचुरल पावर। ठीक है, अब ये जो सेक्रेड रियान था इसने डिस्टिंग्विश कर दिया रिलीजन को फ्रॉम प्रोफेन। मतलब सेक्रेड रियान ने ऐसा फोर्स करा कि लोग उसको स्ट्रांगली बिलीव करने पर मजबूर हो गए। तो अब भाई स्ट्रांगली बिलीव कर दिया तो प्रोफेन का यानी डिसबिलीविंग का सवाल जो है हट ही गया यहाँ से। तो ये चीज़ हमें बताती है कि लोगों ने कैसे उस पर स्ट्रांगली बिलीव करना शुरू करा। तो वो क्या करते थे, वर्क कैसे करती थी सेक्रेड क्वालिटी, कि वो किसी ट्री को या किसी टेम्पल को या फिर किसी धागे को बहुत सेक्रेड क्वालिटी से यानी कि बहुत प्योर और ऐसी क्वालिटी से जोड़ देते थे कि भाई अगर तुम इसको पहनोगे या फिर इस पेड़ पे धागा बांधोगे तो तुम्हारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो पहले बिलीफ हुआ, एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ये करोगे तो अच्छा हो जाएगा, वो करोगे तो अच्छा हो जाएगा, और दूसरा उसको हमने एक सुपर नेचुरल फोर्स से जोड़ दिया कि भाई ये करोगे तो भगवान खुश हो जाएंगे और तुम अगर ये करोगे तो तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमने देखी। अब भाई कुछ रिलीजन ऐसे भी थे जिन्होंने प्रॉपरली खुल्लम खुल्ला सुपर नेचुरल पावर के आइडिया में बिलीव नहीं करा, लेकिन तब भी उनमें भी क्वालिटी थी ऑफ सेक्रेड। क्यों? क्योंकि एक तो इसको हमने अगेन प्योर माना, बहुत ज़्यादा रिलीजन को प्योर माना, और दूसरी बात हमने इसकी कुछ चीज़ों के, इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को, जैसे कि बुद्धिज़्म के कुछ मंत्र हो गए, चैंट्स हो गए, इनको हमने बहुत स्ट्रांगली बिलीव कर लिया कि अगर इन मंत्रों को हम मन में 4 बार बोलेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी, है ना। तो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई अच्छा है, हमारी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सारी। तो बस ये है। अब एक और चीज़ हम जानेंगे अबाउट रिलीजन। रिलीजन जो है बहुत क्लोज कनेक्ट रखता है विद योर पॉलिटिक्स। भाई हमने देखा है कि कैसे हिस्ट्री में दंगे फसाद हुए हैं जब हमने पॉलिटिक्स को रिलीजन में या रिलीजन को पॉलिटिक्स में घुसा दिया, है ना। और आपने देखा होगा कि जब ट्रिपल तलाक हुआ तब भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजन और पॉलिटिकल क्लैशेस हुए, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने बोला कि यार ये तो गलत है, ट्रिपल तलाक गलत है क्योंकि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी है। लेकिन रिलीजन सपोर्टर्स ने, मुस्लिम रिलीजन सपोर्टर्स ने बोला कि नहीं यार ये हमारे बुक में लिखा हुआ है तो दिस इज़ राइट। लेकिन अब कहीं ना कहीं तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हमने काफ़ी ज़्यादा डिबेट्स हुई और काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट्स हुए विद रिलेटेड टू दिस, काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए, और जो लोगों के लिए सही था वैसा हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा। तो गाइस देखो, यहाँ पर हमने रिलीजियस की किसी चीज़ को चेंज करा फॉर सोशल चेंज, फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। तो इससे हमने क्या देखा? अगेन अ स्ट्रॉन्ग कनेक्ट बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। अब एक और चीज़ देखते हैं, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पायोनियरिंग वर्क बाय मैक्स वेबर। तो उन्होंने बताया कि काल्विनिज्म जो कि एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी की ब्रांच है, उसने कैसे क्योंकि ना उस टाइम पे इस टाइम पे 1864 और 1920 के टाइम पे हमें ग्रोथ करने की बहुत ज़रूरत थी, ठीक है, कैपिटलिज्म की ग्रोथ की बहुत ज़रूरत थी। तो इसलिए काल्विनिज्म की ब्रांच ने बोला कि भैया काम करो फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उन्होंने ये माना कि जो ये वर्ल्ड है ये क्रिएट हुआ है फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। किसी काम में आपको इंटरेस्ट नहीं है, मुंडेन वर्क, तो मतलब अगर आपको कोई काम पसंद नहीं है वो काम भी आप करो भगवान की खुशी के लिए, उससे पैसा जनरेट करो, प्रॉफिट जनरेट करो, और वो आप भगवान के लिए कर रहे हो।
मतलब जो भी सारा काम हो रहा था, वेदर इट्स रिलेटेड टू योर इकोनॉमिक या जो भी काम, वो सारा काम उन्होंने कर दिया, ग्लोरी ऑफ गॉड से रिलेट कर दिया, इसलिए लोगों ने काम करना शुरू करा। और अब ये पिक्चर देखो, मतलब वो पूजा करते हुए उन्होंने अपना प्रॉफिट जनरेट कर लिया, है ना। तो ये काम हुआ एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के लिए। क्यों? क्योंकि हमने जितना ज़्यादा भगवान पे इन्वेस्ट करा, ठीक है, अब भैया हमने कैपिटल इन्वेस्ट करा है तो कुछ काम तो करेंगे, हमने गुड्स बनाए, वो भी भगवान के नाम पर हमने बनाए, जो प्रॉफिट आया वो भी भगवान के नाम पे आया, और भैया प्रॉफिट जनरेट होगा तो कैपिटल भी तो आएगा, है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि सारा जितना भी वर्क था, इकोनॉमिक वर्क, जिस भी काम से हमें पैसे मिले, हमने उसको भगवान के लिए, मतलब हर काम को भगवान के साथ जोड़ दिया कि हम जो भी काम करें भगवान के लिए कर रहे हैं। तो लोगों ने माना कि यार अगर हमें अपना होली क्रीड करनी है, भगवान के लिए काम करना है, तो इन्वेस्टमेंट तो जनरेट करनी पड़ेगी ना कहीं से। तो सबने काम करना शुरू कर दिया, सबने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, विच वॉज एट द हार्ट ऑफ कैपिटलिज्म। तो रिलीजन जो है वो ऑब्वियसली आपको समझ में आया होगा, एक सेपरेट एंटिटी की तरह नहीं पढ़ सकते, ठीक है। रिलीजन को हम हमेशा सोशल फोर्सेस से रिलेट करना पड़ता है, क्योंकि जो रिलीजन है वो पॉलिटिकल डिबेट्स को, इकोनॉमिक सिचुएशंस को, जेंडर नॉर्म्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है ना। तो जो हमारे रिलीजियस नॉर्म्स हैं इन्फ्लुएंस समटाइम्स टू डिटरमाइन द सोशल अंडरस्टैंडिंग्स। मतलब यार हमने देखा है सोशियोलॉजी में इकोनॉमिक्स का एक बहुत बड़ा गिव एंड टेक है, तो भाई सोशल अंडरस्टैंडिंग में हमने रिलीजन को भी जोड़ दिया। सोशल अंडरस्टैंडिंग में पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हमने उसको भी उसमें जोड़ दिया, ठीक है। अब हम एक और चीज़ देखेंगे, काफ़ी एक्सट्रेनियस फैक्टर्स जो हमारे रिलीजन बिलीव्स को अफेक्ट करते हैं। अब देखो, नासिक एक जगह है जहाँ पर पहले ओल्ड टाइम्स में ज़्यादातर हम रिलीजियस एक्टिविटीज़ ही वहाँ पर होती थी। जैसे वहाँ पर लोग कॉपर पॉट बनाते थे, और कॉपर पॉट का वहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस थी, भैया जो भी कहीं भी नासिक जाएगा वो अपने घर वालों के लिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए वो कॉपर पॉट लेकर जाएगा और बाकी सबको गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देगा एज गिफ्ट्स। तो अब जो नासिक था दैट वाज नोन फॉर इट्स प्रोफिशिएंट क्राफ्ट्समैन इन ब्रास, कॉपर एंड सिल्वर। वहाँ पर वो लोग भगवान की मूर्तियाँ बनाते थे और धागे बनाते थे, विच इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड, है ना। और वहाँ पर जैसे आपका गंगा किनारे लोग वहाँ से पानी लेकर जाते हैं, बिकॉज दैट इज़ अगेन कंसिडर्ड सेक्रेड, ठीक है। उसके लिए लोग कॉपर पॉट भी खरीदते थे, है ना। तो ऐसी सब चीज़ें थी जो बेसिकली वहाँ पर हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, वहाँ पर अलग अलग इंडस्ट्रीज आनी शुरू हुई, है ना। वहाँ पर और ज़्यादा काम जो है वो ब्रॉड वे में शुरू हो गया। इट वॉज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर रिलीजियस एक्टिविटीज़ बट अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। सो या दैट वाज इट। अब हम चलते हैं एक बहुत ही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट पे, आई शुड से एजुकेशन। एजुकेशन जो है इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जैसे कि हम सब जानते ही हैं भैया। सीखने की, एजुकेशन की, नॉलेज की कोई एज नहीं होती, है ना, वेरी फेमस कोट। तो देखो यहाँ पर हम लेकिन बात करेंगे सिर्फ अपनी स्कूल लर्निंग की ही, ठीक है। यार हम सबको पता है हम एजुकेशन को लेकर स्कूल में एडमिशन लेने को कितना सीरियसली लेते हैं भाई। बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले ही हम डिसाइड करने लग जाता है बच्चा कौन सी स्कूल में जाएगा, है ना। हमने हिंदी मीडियम मूवी में भी देखा है कि कैसे जो हीरो हीरोइन है वो कैसे पागल हुए पड़ते कि अपनी बच्ची को स्कूल में डालना है ना। तो या दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। तो देयर इज़ अ क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन, क्वालिटेटिव मतलब जो क्वालिटी से रिलेट करता हो, क्वालिटेटिव डिस्टिंक्शन बिटवीन सिंपल सोसाइटीज एंड कॉम्प्लेक्स।
एंड हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ ऑब्वियसली। तो भाई जो सिंपल सोसाइटीज़ होती थी ना, यानी कि हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, वहाँ पर जो बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स को देखकर ही ऐसी एक्टिविटीज़ सीख लेते थे कि रोज़ाना की अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वो कैसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, है ना। और ब्रॉडर वे ऑफ लाइफ देखते हैं वो जो उनके पेरेंट्स काम करते हैं वही काम वो लोग भी करने लग जाते हैं। तो ऐसे चलती थी हमारी सिंपल और ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में काम। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न सोसाइटीज़ एमर्ज हुई, कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ एमर्ज हुई, वी सॉ देयर इज़ एन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डिविजन ऑफ लेबर, सेपरेशन ऑफ वर्क। हर इंसान को अपना अलग अलग काम करना है, उसके लिए स्किल्स चाहिए और एक प्रॉपर सिस्टम पता होना ज़रूरी है, जैसे कि आप काम कर सकते हो। और काफ़ी सारे चीज़ों का भी पता होना ज़रूरी है अगर आपको सोसाइटी में एक्चुअली काम करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यार, हमने देखा है कि अगर एक इंसान को अपनी लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक शॉपकीपर कोई ले लो, उसको कितनी सारी चीज़ें आनी चाहिए। उसको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट ही इज सेलिंग, उसको नॉलेज होनी चाहिए अबाउट बेसिक मैथ जिससे वो कैलकुलेशन कर सके, है ना। एंड मोर ओवर उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे अपने कस्टमर से डील करे, उसको उसकी प्रॉपर स्किल्स आनी चाहिए। तो दैट्स हाउ दीज ऑल थिंग्स वर्क। अगर आपको ये सेपरेशन ऑफ वर्क, डिविजन ऑफ लेबर में अच्छे से काम करना है, अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो यू नीड दिस काइंड ऑफ स्पेशल स्किल्स अटेनमेंट, लर्निंग होनी चाहिए आपको और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो अब देखो, इमाइल दुर्खाइम ने बोला, नो सोसाइटी कैन सर्वाइव विदाउट अ कॉमन बेस, a certain number of ideas, sentiments and practices which education must inculcate in all children indiscriminately। उन्होंने बोला कि यार एजुकेशन जो है वो बेस फॉर्म करता है हमारा ऑफ बेसिक एजुकेशन, और हर बच्चे को इनडिस्क्रिमिनेटली एजुकेशन मिलनी चाहिए, नो मैटर विच सोशल कैटेगरी ही बिलोंग्स टू, ठीक है। और उन्होंने बोला एजुकेशन एक चाइल्ड को प्रिपेयर करता है फॉर इट्स स्पेशल ऑक्यूपेशन एंड इनेबल द चाइल्ड टू इंटरनलाइज एंड नो द कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। अब भाई आप अपने स्कूल में जाते हो, आपको वो एटिकेट्स भी सिखाते हैं, मैनर्स भी सिखाते हैं। और मेरे स्कूल में तो ना यार ये कॉम्पिटिशन भी होता था टेबल मैनर्स का। तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? टू मेक यू अंडरस्टैंड द कोर वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। The education system is an important mechanism for the selection and allocation of individual in the future roles in society। भाई अगर तुम एजुकेशन नहीं लोगे, तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हें आगे क्या करना है ना। अब भाई हमने इमाइल दुर्खाइम का देख लिया, तो हमें और सोशियोलॉजिस्ट का भी जानने का हक है। भाई देखो, इमाइल दुर्खाइम तो हमें पता है फंक्शनलिज्म थ्योरी पे बिलीव करते थे, वो उसी थ्योरी के ऊपर वो अपने कमेंट्स देते थे। लेकिन हमारे सोशियोलॉजिस्ट लाइक मैक्स वेबर, जो कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बिलीव करते थे, उन्होंने बोला कि एजुकेशन फंक्शन एज अ मेन स्ट्रीम स्ट्रैटिफाइंग एजेंट। अब यार स्ट्रैटिफाइंग एजेंट मतलब एजुकेशन एज अ स्ट्रैटिफाइंग एजेंट क्यों? क्योंकि भाई जो भी एलीट क्लास के बच्चे, हायर क्लासेस के बच्चे हैं, वो एक अच्छे स्कूल में जाएंगे, और जो गरीब बच्चे हैं, जो लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, वो एक ऐसे नॉट सो गुड स्कूल में जाएंगे, है ना। और तो और ये भी देखो तुम कि जो बंदा अच्छे स्कूल में गया उसकी तो भाई लाइफ में मौज है, उसको मतलब अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगी, बट कंसिडरेबली अगर वो एक लोअर क्लास का बच्चा और उसको अच्छा स्कूल नहीं मिला, तो ऑब्वियसली यार वो अपनी लाइफ में कभी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा जितना वो इंसान है, और काफ़ी जाहिर सी बात है कि उसको एक अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है एजुकेशन जो इनइक्वालिटी क्रिएट भी करता है, और इसका कहीं ना कहीं कारण भी वही है ना। फॉर इंस्टेंस सम आर्ग्यू दैट स्कूलिंग इंटेंसिफाइज द एग्जिस्टिंग डिवाइड बिटवीन एलीट एंड द मासेस, है ना। क्योंकि भाई एलीट जाएंगे अपने अच्छे स्कूल में, बाकी लोग जाएंगे अपने वही स्कूल में जो भी उन्हें सबसे सस्ता मिलेगा। Children going to privileged school learn to be more confident, while children deprived of that may feel the opposite. So guys, with this we have completed this chapter. तो guys, next video जल्दी आएगी, सोशो साइको का next chapter भी आना है। So till then stay tuned to my channel और toodles।